Assalamu alaikum and welcome back to our channel. I am back with the topic how to use corpora in theoretical linguistics lexicon. जैसा कि हमने पहले phonetic and phonology, morphology और syntax को स्टडी किया तो syntax में हमने देखा है कि थोड़ा सा corpus analysis difficult हो जाता है. तो lexicon बल्कि ideally suited है corpus analysis के लिए, बल्कि longest time से इस approach को use corpus analysis को ना lexicon के ऊपर use किया जा रहा है. अब लेक्सिकॉन की जो स्टडी होती है उसको हम रॉ कॉर्पस भी ले सकते हैं, बल्कि ज्यादा केसेस में यही होता है कि रॉ कॉर्पस लिया जाता है. और उसके ऑपोजिट बहुत कम केसेस होते हैं जब हमें एनोटेटेड कॉर्पस चाहिए होता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग चाहिए होते हैं. इसके बाद इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कॉर्पोरा जो है आइडेंटिफाई कर देता है सारे वर्ड जो कि लैंग्वेज में यूज हुए हैं. ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली यही है क्योंकि नेचुरल जो लैंग्वेज यूज हुई है उसका डाटा होता है ये. उसके ऑपोजिट जो डिक्शनरीज होती है उसमें बहुत थोड़े वर्ड होते हैं. अब जैसा गूगल बुक्स कॉर्पस है उसमें से अगर हम स्टडी किया गया है और उसके अंदर देखा कि लिटरेरी सोर्सेज थे 16th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट डे तक, तो 500 बिलियन वर्ड्स निकलते हैं मिलते हैं. उसमें से इंग्लिश के ही 361 बिलियन थे. फिर माइकल एट ऑल ने 2011 में स्टडी किए थे इंग्लिश लेक्सिकॉन जो कि 2000 में थी. अब वो उसका एस्टिमेट क्या बनता है 1,022,000 वर्ड्स, और डिक्शनरीज में तो इसका हाफ भी नहीं मिलता. तो डिक्शनरीज में बहुत थोड़ा डाटा मिलता है एज कम्पेयर टू द कॉर्पस, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली सारा डाटा नहीं आ सकता या नहीं आता. ई डिक्शनरीज का दौर है लेकिन फिर भी कॉर्पस हमें वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा है, हमें और डिफरेंट चीज़ें दे रहा है. और फिर इंग्लिश जो लेक्सिकॉन है वो डेवलप हुई है जैसा 1950s के बाद बहुत ज़्यादा, और एवरेज अगर हम करें ना तो हर साल 800 एंड 8,500 न्यू वर्ड्स इंग्लिश के अंदर एड अप होते हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर एंड कंपाउंड नाउन्स. और इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि कौन से ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं. अब जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं ये टीचिंग में बहुत हेल्प आउट करता है, स्पेशली जो सेकेंड लर्नर्स हैं, L2 लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि अब उनको बेसिक लेवल पे जो वर्ड सिखाने हैं, डिफिकल्टी लेवल भी हमें कॉर्पस से पता लगे, फ्रीक्वेंट वर्ड्स भी कॉर्पस से पता लगे. तो अब हमने बेसिक लेवल से उनको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे लेके जाना है. तो बिगनर्स हैं उनको कौन से वर्ड सिखाने हैं, फिर उसके बाद ताकि वो सीखें तो सही उनकी कौन सा नेचुरल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है ये. उसके बाद आ जाएगा कि वो इंटरमीडिएट लेवल पे तो उनको कौन से वर्ड्स आने चाहिए, और बाद में आज एडवांस. अब यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस जो वर्ड्स हैं वो बिगनर लेवल के ऊपर ही कहते हैं कि सिखा दें, हालांकि उसका फिर फायदा ही नहीं है. इसी वजह से कॉर्पस होता है वो हमें यहाँ पे हेल्प आउट कर रहा है. उसके बाद क्या कॉलोकेशंस के अंदर हम देख सकते हैं कॉलोकेशंस क्या होती है, द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट फ्रीक्वेंटली अपीयर टुगेदर. ठीक है. अब पोरिंग रेन, अब ये थोड़ा वर्ड जो होता है ना ये ज्यादातर इकट्ठे ही आता है. और फिर हम स्टडी कर पाते कॉलोकेशन हमें पता लगती हैं कौन कौन सी हैं. फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिक्स सीक्वेंसेस को जैसा ईडियम्स के अंदर भी यूज होते हैं. अब ये डिटरमिन करता है उनकी डिग्री ऑफ फिक्सनेस. किस तरह कि अब वो ईडियम हम जो है वो पैसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर हम उसको डिफरेंट वर्बल टेंस यूज करेंगे तो क्या हम उसको कर सकते हैं. तो क्या ये जो ईडीएम है वो फिक्स्ड है, टॉपिक से रिलेटेड है, या फिर फ्री है कि हम इसको कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं मीनिंग्स, लेक्सिकल मीनिंग्स. अब बहुत वैल्यूएबल सोर्स है कॉर्पस इस फील्ड में. क्यों हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि वास्ट एरिया ऑफ मीनिंग होता है एक वर्ड का. तो अब कॉर्पस हमें एक वर्ड अगर हम उसको सर्च कर रहे हैं, वर्ड के बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें मिल जाएगा. अब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके डिफरेंट मीनिंग्स भी हमारे तक आ जाएंगे. और उसके अलावा मीनिंग का जो आपस में वर्ड के मीनिंग्स का रिलेशनशिप है वो भी हमें पता लग जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है जैसे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है. तो हमें पता लगता है कि क्या ये सिनोनिम्स हैं, क्या ये एंटोनिम्स हैं, क्या ये अपीयर हो सकते हैं सेम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कि नहीं होते. सॉरी. उसके बाद क्या इनका सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट सेम होता है कि नहीं होता. और ये भी पता लगता है कि देखें रजिस्टर इंडिकेशन की बजाय ये ज़्यादा हेल्प आउट करे, तो हमें पता लगता है कि क्या ये फॉर्मल के अंदर ही ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है. उसके बाद अगर हम अब केस स्टडीज को देखें, फर्स्ट केस स्टडी आती है, केस स्टडी थी एंटोनिम एनालिसिस के ऊपर की गई. जिस तरह के हमें एंटोनिम एनालिसिस में क्या होता है कि एंटोनिम्स को
कुछ एंटोनिम्स एक ही एट्रेंस के अंदर यूज हो रहे हैं, सेम सेंटेंस के अंदर कह लें आप, ठीक है। तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली ये था रिसर्च क्वेश्चन। अब एक ही एट्रेंस के अंदर एंटोनिम्स को यूज करना मींस री द कंट्रास्ट। यहाँ पे कंट्रास्ट जो होता है ना, वो री कर रहे हैं हम उसका, यानी कि पेयर यूज करके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इनिशिएटिव वॉज वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट एंड वेरी अनपॉपुलर अमंग वर्कर्स। पॉपुलर और अनपॉपुलर सेम एट्रेंस के अंदर यूज हुए हैं, ठीक है। तो इससे कंट्रास्ट होता है वो रीइंफोर्स हो रहा है। तो स्टीफेंस ने 2018 में ये असल में स्टडी की थी। तो उन्होंने कलेक्ट किया न्यूज़पेपर्स को, जर्नलिस्ट टाइप कॉर्पस असल में उसकी बेस के ऊपर ना एंटोनिम एनालिसिस देखे, और उन्होंने 35,000 पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स निकाले। और इस रिसर्च ने इनेबल किया है दैट फंक्शन सिमिलर टू दोज आइडेंटिफाइड इन इंग्लिश, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे ही होता है, मतलब एंटोनिम एनालिसिस अगर स्टडी करें तो। अच्छा, इसको फिर से हम रिकॉल करें कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये केस स्टडीज ली गई हैं फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर जो की गई हैं, लेकिन हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंच तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मिक्सअप ना हो जाए, मैंने कहा एक बार दोबारा से रिकॉल इस बात को कर लेते हैं। सो फिर आ जाता है कि ये जो डिटेल हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की हुई है ना, और ये जो क्लासिफिकेशंस बनी है वो असल में बेस होती है सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक क्राइटेरिया के ऊपर, ना कि लिंग्विस्टिक फॉर्म के ऊपर। देखिए ना, सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है उसका, लेकिन वो कभी कभी मीनिंग जो होता है, हमने जैसा लेक्सिकल मीनिंग्स में देखा, मीनिंग जो होते हैं वेरी कर जाते हैं। फिर आ जाता है और ये स्टडी से हमें पता लगता है कि न्यूमरस अक्रेंसेस हमारे पास एक ही वर्ड के आ जाते हैं, रिच कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, और रिवील करता है कि कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज को। अब उसके अंदर हमें जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, तो एक वर्ड है डिक्शनरी में उसका मीनिंग लिख दिया गया, हमें क्या पता है इसको इसको किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज करना है। हमारे पास कॉर्पस आएगा तो हमें उसके अंडरलाइन मीनिंग भी समझ लगेंगे कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, तो इसको इस तरह कहा गया है, तो इसका ये बेनिफिट हो सकता है कि हम भी इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के हमने कंट्रास्ट एनालिसिस का देखा है, एंटोनिम एनालिसिस का, कि अगर हमने रीइंफोर्स करना है कंट्रास्ट को तो हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। और फिर केस स्टडी नंबर 2 है जिसमें न्यूलॉजिज्म के ऊपर बात की गई है। न्यूलॉजिज्म क्या होता है कि न्यू वर्ड जो होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर एड अप हो रहे हैं। फ्रांस है, उसके अंदर न्यूलॉजिज्म का जो क्वेश्चन है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरो इंग्लिश के वर्ड्स को बोरो करने से कतराते इन द सेंस थोड़ा सा वो लड़ाई वाला सीन है कि उनको पसंद, वो उस चीज को पसंद नहीं करते। तो रिजेक्शन है असल में एंग्लिसिज्म की। उन्होंने बल्कि तो लॉ बनाया हुआ है कि फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करना है, और उस लॉ का नाम है ट्यूबॉन लॉ, जो कि प्रोहिबिट करता है कोई भी फॉरेन टर्म को यूज करने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट के अंदर। इसमें क्या होता है कि बल्कि उन्होंने कमीशन बनाई है, टर्मिनोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कमीशन, कि कोई भी नई टर्म या कोई भी नया डिवाइस आई है अब दुनिया में, ज्यादातर इंग्लिश है, यूरोपियन है या इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, तो अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी वर्ड चाहिए उस वर्ड का, ठीक है ना। ये ना हो कि मतलब अब इंग्लिश में ही वर्ड है तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, लेकिन वो कमीशन स्पेसिफिकली इसलिए ताकि फ्रेंच बोल सके ज्यादातर लोग। अब लेकिन उससे ये पता लगता है कि ऑथर ने ना एक और चीज देखी कि फ्रेंच वर्ड को किस तरह ऐड किया गया और उसको किस साल में ऐड किया गया। उसने बाद में उस पर स्टडी की, और गूगल जो बुक कॉर्पस है उससे हमें पता लगता है कि जो फ्रेंच वर्ड्स हैं वो या तो बहुत कम यूज किए गए होते हैं फ्रेंच वर्ड, या फिर वो होता है कि कमीशन की सजेशन से पहले ही वो बहुत पहले का वो टाइम है जब से वो ऐड हुआ है कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो पहले से उस वर्ड को बोल रहे हैं। जैसा सॉफ्टवेयर को वो बोलते हैं लॉजिसेल, ठीक है, LOGICIEL। तो इसको जो फ्रेंच स्पीकर है उन्होंने बहुत अरसे से इसको अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि कमीशन एक तरह से इतना इफेक्टिव नहीं है। और उसके बाद केस स्टडी नंबर 3 है, इसके अंदर कनेक्शन देखा गया है फ्रेंच एंड इंग्लिश लेक्सिकॉन का।
तो स्पेसिफिकली जो फ्रेंच स्पीकिंग कनाडा में है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कनाडा, कनाडा में भी जो एंग्लिसिज्म है ना, उसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि फ्रेंच जो है वो वहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेज है और स्ट्रगल करी है अपनी इंपॉर्टेंस को वहाँ पे बनाए रखने पे, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है। अब प्लेकॉन 2018 में उन्होंने असल में चाहा कि वो, उनका रिसर्च क्वेश्चन ये था कि एंग्लिसिज्म जो है वो ज़्यादातर प्रिंट रिटन प्रेस में यूज होती है एज कम्पेयर टू द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स टू अदर्स। इसको इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने लिया कंप्यूटराइज वर्जन, उन्होंने मल्टी मल्टी डिक्शनरी दिला लैंग फ्रेंकेसी, तो उन्होंने रिट्राइव किए डिफरेंट क्रिटिसाइज बोरोइंग जो स्पेसिफिकली थी उनको लिया, ना कि उन्होंने बाकी कोई न्यूज़पेपर या ट्रांसलेशन वगैरह से नहीं लिया ताकि वो अच्छे से उसको सही तरीके से स्टडी कर सके। उसके बाद आ जाता है कि उन्होंने ये स्टडी किया कि जो जहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेज में है ना फ्रेंच, वहाँ पे भी इसी तरह फ्रेंच के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बोले जाते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिस तरह उन एरियाज में बोली जाती है जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो स्ट्रगल कर रही है, यानी अपने आप को डिफेंड कर रही है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करिए कि अब, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, ज़्यादातर दुनिया में इंग्लिश ही बोली जाती है, तो जो बाकी लैंग्वेजेस होती है ना उनको अपनी जुबान जिंदा रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो इसी तरह कुछ जिन एरियाज में कोशिश की जा रही है, उसी तरह जो माइनॉरिटी एरियाज है वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। तो उनका जिस तरह रिसर्च क्वेश्चन ये था कि प्रिंटिंग प्रेस जो होती है सर्टेन फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ की जाती है एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो इसी तरह उन्होंने ये प्रूफ किया कि जी ऐसा ही है, ज़्यादातर फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी जहाँ पे लैंग्वेज है वहाँ पे बोली जाती है, और या वहाँ पे बोली जाती है जिसके स्पीकर्स असल में डिफेंड करना चाह रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है ऐसे ही फ्लरिश करती रहे, नरिश करती रहे और बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।